हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के 7 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैथ्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट की मैथ के बारे में डिस्कस किया था 7 मार्च 2022 के जो DOE के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें। आज का जो हम लोगों का वीडियो रहेगा वो सेकेंड शिफ्ट का रहेगा, जिसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया गया है, पी तथा क्यू का भार दिया गया है 12:10 के अनुपात में। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 12:10। अब कह रहा है क्यू का भार 25% बढ़ जाता है तो पी एवं क्यू का कुल भार 50% बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद जो भार है वो 132 हो जाता है। तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार कितना है? तो ये हम लोगों को अनुपात दिया है पी अनुपात क्यू 12:10 का। अगर हम लोग इसमें x मान के लगाएंगे 12x 10x है तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक जीरो ऐड कर देंगे, एक जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखेंगे अगर हम लोगों ने जीरो ऐड किया ये कैंसिल हो जाएगा, 12/10 ही रहेगा, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो P की अब हम लोगों को वैल्यू पता चल गई 120 है और Q की वैल्यू पता चल गई 100 है। तो आगे कह रहा है Q का भार 25% से बढ़ जाता है, यानी Q का मान अगर 100 है तो ये अगर 25% बढ़ा दिया था तो 100 में हमने 25 जोड़ा और 100 से भाग दे दिया, तो हम लोगों को Q की वैल्यू पता चल गई 125। अब कह रहा है P तथा Q का कुल भार, जब Q का भार 25% बढ़ता है तो P और Q का कुल भार 50% बढ़ जाता है। तो P और Q का कुल टोटल कितना हो गया? 220 हो गया। ये 50% बढ़ता है तो 100 में 50 जोड़ा 150/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हम लोगों का आ गया 330। जब P और Q का भार 50% बढ़ जाता है तो हम लोगों को वैल्यू पता चल गई 330। Q का भार जब 25% पता चलता है तो वैल्यू पता चल गई 125। अब कह रहा है यदि कुल भार 132 हो जाता है, यानी P प्लस Q जो है 132 किलोग्राम हो जाता है बढ़ने के बाद, और P प्लस Q की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके थे 330, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 330 बराबर 132। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 132/330, 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे जो 30 आ जाएगा, 6 से काट देंगे तो ये 2/5 आ जाएगा, यानी एक का जो मान आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। अब कह रहा है कि बढ़ोतरी के पश्चात P का भार कितना होगा। तो बढ़ोतरी के बाद हम लोगों से P का भार पूछ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे पहले Q का अगर हम लोग भार निकाल लें तो हम लोग P का भार निकाल सकते हैं। तो बढ़ोतरी के बाद Q का कितना भार था? 125 था जो हम लोगों ने माना था उसके हिसाब से। तो अगर एक हम लोगों की वैल्यू आई, एक की 2/5, तो 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 गुणे 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा, तो हम लोगों का 50 किलोग्राम ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोगों की वैल्यू आएगी Q की। तो Q का अब हम लोगों को भार पता चल गया 50 किलोग्राम। जब Q की वैल्यू हम लोगों को 50 पता चल गई तो अब हम लोगों को टोटल भार 132 पता है, यानी P प्लस Q हम लोगों को पता है 132 है। अब हम लोगों को यहाँ पे Q की वैल्यू 50 भी पता है, तो हम लोग यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 82 kg हम लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 132 में से 50 जाएगा तो 82 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया? यहाँ पे P और Q की वैल्यू जो हम लोगों को दी थी वो 12 और 10 का अनुपात दिया था, तो हम लोगों ने 120 और 100 मान ली। Q का भार 25% बढ़ रहा था तो Q को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 125 हम लोगों ने निकाल लिया। 25% बढ़ने के बाद P और Q का टोटल 50% बढ़ रहा था तो हम लोगों ने 50% यहाँ से निकाल लिया, 330 आ गया। अब बढ़ने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन में 132 किलोग्राम दिया था, तो 330 की वैल्यू 132 दी थी, तो एक की वैल्यू हम लोगों ने 2/5 निकाल ली। अब जब हम लोगों को एक की वैल्यू पता चल गई तो हम लोगों ने 125 की वैल्यू निकाल ली Q की। बढ़ने के बाद जो Q की वैल्यू थी वो निकाल ली 50 किलोग्राम। जब बढ़ने के पश्चात Q का भार हमें 50 पता चल गया, टोटल भार 132 था, तो P का भार हम लोगों ने घटा के निकाल लिया 82 किलोग्राम। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, बिल्कुल लास्ट जो हम लोगों ने पेपर किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं और फिर घटाना हल करते हैं। तो वही ये क्वेश्चन है, 58/4 गुणे 2 प्लस 5 गुणा 3 माइनस 8। तो सबसे पहले भाग, तो भाग यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे इस तरीके से लिखने पे। अब हम लोग देखते हैं ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, इस 2 से ये 58 कैंसिल हो जाएगा 29, तो ये 29 बचा प्लस
5 गुणा 3 माइनस 8। अब यहाँ पर भाग है नहीं, यानी कि गुणा जो हल करेंगे तो ये 29 माइनस 8, इसको जोड़ेंगे 44 हो जाएगा माइनस 8, इसको सॉल्व कर देंगे 36 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, तो उसी की तरीके से सबसे पहले भाग हल करना था, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते गए, हम लोगों का आंसर आ गया 36। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अगर एक राशि पर 40 वर्षों के लिए, यानी कि सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है उसको हम लोग नोट करते रहेंगे, 40 वर्ष दिया है यानी कि टाइम दिया है, के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। यानी राशि दी नहीं है तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं, मूलधन P है, तो ब्याज जो है इसका 4/5 है, P का 4/5 है ब्याज, यानी कि 4P/5 हो गया ब्याज। अब कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो दर हमें पता नहीं है, हम लोगों ने मान ली R% है। अब साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात की, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना है यहाँ पे हम लोगों को पता है 4P/5, मूलधन कितना है P, दर कितनी है R हम लोगों ने मानी, समय कितना है 40 क्वेश्चन में दिया है, बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये P से P कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि R बराबर 2% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आंसर C जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाते हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 100 इधर आ जाएगा और ये वाली संख्याएं नीचे आ जाएंगी। और अगर आप लोग डायरेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्ट इसको जो है कैंसिल करके आप लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं 2%। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में मूलधन हम लोगों ने मान लिया P, तो ब्याज हम लोगों को दिया था 4/5 है तो 4/5P हो गया। दर निकालनी थी तो हमने R% मान ली, समय हम लोगों को 40 वर्ष दिया था, फार्मूला पता था ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसको यूज कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, R बराबर 2% हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि एक संख्या जो कि हमें दी है 97y3x किससे पूर्णतः विभाजित है, 90 से पूर्णतः विभाजित है। तो 90 से विभाजित होने का मतलब है 9 गुणे 10, यानी 9 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी। और 10 से विभाजित होने के लिए आप लोग जानते हैं कि 10 से अगर विभाजित होगी तो लास्ट में 0 आना जरूरी है। तो एक वैल्यू हम लोगों को पता चल गई कि x की वैल्यू 0 होगी, तो हम लोगों को इतना पता चल गया 97/3, क्योंकि 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 होना जरूरी है, इसलिए x की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोगों को पता करना है 9 से विभाजित होने के लिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि 9 से कब विभाजित होता है, जब संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होता है। तो संख्याओं के अंकों का योग निकाल लेंगे, 9 + 7 + y + 3 + 0, तो 9 और 7 16, 16 3 19, 19 + y। अब y की वैल्यू ऐसी रखें कि जो हम लोगों की संख्या आए वो 9 से विभाजित हो। तो चाहे आप डायरेक्ट आपका अंदाजा लग जाए 8 आ जाएगा, और अगर डायरेक्ट आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो यहाँ से आप 4 रख के देखिए, तो 19 और 4 23 होगा, जो 9 से विभाजित नहीं होता है। फिर 19 और 8 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो है 8 पता चल जाएगी। 19 8 27 होता है और 27 9 से विभाजित हो जाता है। तो y की वैल्यू 8 पता चल गई, x की वैल्यू 0 पता चल गई, और y - x निकालना था, सॉरी y - x, तो 8 - 0 बराबर 8। तो 8 हम लोगों का आंसर हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो गया। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, एक हम लोगों को संख्या दी थी और कह रहा था 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो 90 से विभाजित होने के लिए 9 से भी विभाजित होगी और 10 से भी होगी। 10 से विभाजित होने के लिए क्या है, लास्ट में 0 आना जरूरी है। तो एक हम लोगों को सीधे सीधे पता चल गया x की वैल्यू 0 है। फिर अब हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंकों का योग निकाला जो 19 + y आया। अब डायरेक्ट आप लोग y की वैल्यू 8 अगर आप लोग कैलकुलेट कर पाते हैं तो 19 8 27 जो कि 9 से विभाजित होगी। अगर नहीं आपको समझ में आता तो एक एक वैल्यू ऑप्शन में यहाँ से आप लोग रख के देख सकते हैं, और 9 से जो विभाजित होगा वही आपका हो जाएगा। तो y हम लोगों का 8 आ गया, तो 8 में से 0 गया, 8 हम लोगों का आंसर हो गया। जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है P1 तथा P2 एक खाली टंकी को क्रमशः इतने इतने समय भरते हैं, P3 उसको खाली करता है, और सबसे पहले 2 पाइप खोले जाते हैं और 3 घंटे बाद पाइप 3 को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। तो इसको कैसे करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो हम लोगों का
जो टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी अगर तीनों नल एक साथ खोले जाएं, यानी P1 P2 और P3 एक साथ खोला जाए तो कितने समय में भर जाएगी। तो P1 की वैल्यू दी है 6 घंटा, यानी यहाँ पे 1/6 वैल्यू हो गई। P2 जो है 8, यानी 1/8 भाग हो गया। ये भाग होता है, इसको हम लोग ऐसे ही जो भी टंकी और पाइप के सवाल होते हैं या कार्य समय के सवाल होते हैं, बेसिक यही मेथड है, बेसिक से हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। और तीसरी टंकी खाली कर रही है इसलिए माइनस हो गया 1/16। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 48 हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो 6 8 48, 8 6 48 और 16 3 48, तो 8 से 14 -3 तो 11/48, तो 11/48 भाग आ गया, यानी कि 48/11 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी अगर तीनों नल एक साथ खोले जाएं। अब क्या कह रहा है कि P1 तथा P2 एक खाली टंकी को भरते हैं और सबसे पहले इन दोनों को खोला जाता है और 3 घंटे बाद तीसरे टंकी को खोला जाता है। इस पे हम लोगों को फोकस करना है कि 3 घंटे बाद तीसरी टंकी को खोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं P1 + P2 को सबसे पहले खोला जाता है, तो वही हम लोगों का पुराना मेथड बेसिक वाला 1/6 + 1/8, तो एलसीएम हो गया 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो 7/24 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटे बाद P3 को खोला जाता है, यानी 3 घंटे तक P1 और P2 चले और उसके बाद P3 खोला गया। तो अगर 3 घंटे तक चले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने घंटे भी चलेगा उतने से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 8 24, यानी 7/8 आ गया। अब कोई भी चीज़ है या कोई भी टंकी है या कोई भी काम है वो पूरा कितना होता है, एक होता है, हम लोगों को पता है। कोई भी काम है वो एक भाग होगा, कोई भी टंकी है वो पूरा एक भाग हम लोग मान के कैलकुलेट करते हैं। अब 3 घंटे में अगर 7/8 भाग हमने भर दिया है, टोटल भाग 1 था और 7/8 भर गया है, तो कितना बचा, इसमें से टोटल में से 7/8 माइनस कर देंगे, यानी 1/8 भाग हमारा अभी जो है वो भरने को बचा हुआ है। अब 1/8 भाग कौन भरेगा, तीनों टंकी भरेंगी, और तीनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो हमारा कितने में भर रहा था, 48/11 में भर रहा था, और 48/11 में पूरी टंकी भर रही थी, लेकिन हम लोगों को केवल 1/8 भाग भरना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 आ जाएगा हम लोगों को 6/11, तो 6/11 घंटे में हम लोगों का जो बचा हुआ 1/8 भाग है वो भर जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 6/11 भाग में जो बचा हुआ 1/8 है वो भरा, और 3 घंटे जो है ये हम लोगों की ये वाली टंकी P1 और P2 3 घंटे पहले चल चुकी है, तो टोटल जो टाइम हुआ वो 3 घंटे और ये 6/11 घंटे, यानी एलसीएम ले लेंगे 33 + 6/11, यानी कि 39/11 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 39/11 घंटे, यानी कि जो हम लोगों का आंसर आएगा वो ए वाला सही आएगा। कैसे हम लोगों ने किया कि पहले हम लोगों ने निकाल लिया अगर तीनों एक साथ खोले जाते तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाती, तो हम लोगों का आंसर आया 48/11 घंटे में। जो भी हम लोगों को दिया हो 6 घंटे में भरती है तो 1/6, 8 घंटे में भरती है 1/8, और 16 घंटे में खाली करती है चूंकि, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया 1/16। इसको सॉल्व किया 11/48 आ गया, तो समय जो हम लोगों का होता है वो उल्टा होता है, 48/11 घंटे आ गया। अब कह रहा है कि P1 और P2 खोले जाते हैं और 3 घंटे बाद P3 खोला जाता है, तो वो P1 और P2 को हम लोगों ने ऐड किया तो हम लोगों का 7/24 आया, और 3 घंटे बाद P3 खोला जाता है, यानी 3 घंटे तक P1 और P2 साथ में खुले रहे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/8 भाग आ गया। टोटल हम लोगों का कोई भी भाग होता है वो 1 होता है, तो 1 में से हम लोगों ने 7/8 घटाया, यानी 1/8 भाग अब हम लोगों का भरने को बचा, जो कि तीनों टंकी अब भरेंगी। तीनों टोटल भर रही थी पूरी टंकी को 48/11 में, हम लोगों को भरना है केवल 1/8 भाग, तो 6/11 घंटे लगेंगे। अब 6/11 घंटे हम लोगों को 1/8 भाग को पूरा करने में लगे, अब बाकी 3 घंटे हम लोगों को पहले लग चुके थे, तो टोटल जो हम लोगों को टाइम लगा पूरी टंकी को भरने में वो 3 + 6/11, यानी 39/11 घंटे हम लोगों को टाइम लगा, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में आप लोगों को नीचे दी गई तालिका में अंकित मूल्य दिया है, छूट प्रतिशत दी है, एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य गुणे छूट %/100, और 3 हम लोगों को स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A1 को फाइंड करते हैं। पहले क्या लिखा है, सभी 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का औसत 520 है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जो कि फार्मूला हम लोगों को दे रखा है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 400 माइनस अंकित मूल्य गुणे छूट %, 400 गुणे छूट % कितनी है 10/100। तो ये हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया तो हम लोगों को आ गया 400 - 40, यानी कि 360।
ए की वैल्यू हम लोगों को A1 की वैल्यू पता चल गई 360। ऐसे हम लोगों ने A2 की वैल्यू निकाली 300 माइनस 300 गुणे 20/100, जो फार्मूला दिया है उसी का हम लोग यूज करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 30 दूनी 60, 300 माइनस 60, यानी A2 की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी 240। इसी तरीके से A3 निकालेंगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 600 गुणे 25/100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 600 में से हम लोगों का 600 माइनस इसकी गुणा करेंगे 150, तो ये आ जाएगा 450। ऐसे हम लोग A4 निकालेंगे तो A4 की वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे तो 700 आएगी, और A5 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो A5 की वैल्यू हम लोगों की 350 आएगी। तो इसको हम लोग आप लोग अपने आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए A1 A2 A3 निकाल के बता दिया। बिल्कुल वैसे हम लोग A4 और A5 को निकालेंगे। यानी कि जो हम लोगों की वैल्यू आई है A1 की, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, A1 की वैल्यू आई है 360, A2 की वैल्यू आई है 240, A3 की वैल्यू आई है 450, A4 की वैल्यू आई है आपकी 700, और A5 की वैल्यू आई है 350। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का औसत 520 है। तो औसत क्या होता है? कुल जितना भी टोटल होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, और पदों की संख्या या जितनी भी चीज़ें हैं उनकी संख्या। तो इनको सबको ऐड कर देंगे, 360 प्लस 240 प्लस 450 प्लस 700 प्लस 350 बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोगों का औसत आ जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 2100 आ जाएगा, बटे 5 जब डिवाइड करेंगे तो 5 को 20 बचा 1, 5 दूनी 10, 420 आ जाएगा। तो हम लोगों से कह क्या रहा था, सभी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का औसत 520 है और आ रहा है 420, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है A1 के अंकित मूल्य का वस्तु A1 के विक्रय मूल्य से अनुपात 10:9 है। तो अगले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। कह रहा है A1 का जो अंकित मूल्य है, तो A1 का अंकित मूल्य कितना है, 400। A1 का विक्रय मूल्य कितना आया था, 360 का अनुपात 400 अनुपात 360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 10, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, 10:9, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट देखते हैं, सी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वस्तु A1 तथा A2 का कुल अंकित मूल्य वस्तु A1 तथा A2 के विक्रय मूल्य का 126.67% है। तो A1 तथा A2 का कुल अंकित मूल्य, तो A1 कितना था अंकित मूल्य 400, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। A2 कितना है 300, तो कुल अंकित मूल्य कितना आ गया 700। अब कह रहा है A1 तथा A2 के विक्रय मूल्य, तो A1 का विक्रय मूल्य कितना था 360, A2 का विक्रय मूल्य कितना था 240, इनको जोड़ देंगे 6 4 10 3 2 600। कह रहा है A2 के विक्रय मूल्य का 126.67% है। तो आप क्या करेंगे, कह रहा है कि A1 तथा A2 का अंकित मूल्य, A1 तथा A2 के विक्रय मूल्य का कितना है, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल करेंगे तो ये लगभग 116 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि हम लोगों से क्वेश्चन में कह रहा है 126.67, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि A1 तथा A2 का अंकित मूल्य 700 है, A1 तथा A2 का जो हम लोगों का विक्रय मूल्य 600 है। अब 700 600 का कितना परसेंट है, 116 पॉइंट कुछ है। अब हम लोगों को स्टेटमेंट में 126.67 दे रहा था, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा, वस्तु A1 के अंकित मूल्य का वस्तु A1 के विक्रय मूल्य से अनुपात 10:9 है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोगों को एक इक्वेशन दी है और a का मान पूछा है। इक्वेशन क्या है, √14 प्लस a√3 बराबर √8 प्लस √6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 14 प्लस a√3 बराबर √8 प्लस √6, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √8 प्लस √6 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी √8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस 2√ab यानी ये। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8, अंडर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2√48 यानी 14 प्लस 2√48 हम लोगों का आ गया इधर, और इधर हम लोगों का सेम यही रहेगा 14 प्लस a√3। तो 14 प्लस a√3 बराबर 14 प्लस 2√48 आ गया।
14 से 14 कैंसिल हो गया, तो a√3 बराबर 2√48 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 2 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 3 का अंडर√3 बराबर a√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर 8 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। तो जो √14 प्लस a√3 था ये वर्गमूल से बाहर हो गया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को 14 प्लस 2√48 आ गया। और तो ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, a√3 बराबर 2√48 आ गया। √48 को हम लोगों ने 16 और 3 में तोड़ दिया, 16 3 48, 16 वर्गमूल से बाहर आ गया, 4 बचा और 3 अंडर रूट में चला गया, तो रूट से रूट कट गया और a बराबर 8 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है और एक इक्वेशन का मान पूछा गया है। मान किसका पूछा गया है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 1 + a⁴ अपॉन a² की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप देखेंगे ये a² a⁴ 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि 1/a² + a², इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। जो ये इक्वेशन लिखी है इसका मतलब क्या है, a² + 1/a² का मान हम लोगों को निकालना है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, a² + 1/a² का मान। तो a की वैल्यू हम लोगों को दी है कितनी, √11 + 4√6। तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 + 4√6, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही 1/a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/11 + 4√6। अब क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को ऐसा दिया होता है तो हम लोग परमेयकरण करते हैं। यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसको बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 11 - 4√6, 11 - 4√6 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा 11 - 4√6, और नीचे देखेंगे a + b और a - b, वर्गांतर का फार्मूला लग गया जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। तो 11 का स्क्वायर माइनस 4√6 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और माइनस 4√6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 4 × 16 और 6 96। इसको आप लोग लिख के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 11 - 4√6 बटे 121 में से 96 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 25। ये हम लोगों की वैल्यू आ गई 1/a² की। कैसे हम लोगों ने किया, 1/a² था, परमीकरण करना होता है, इसको हम लोग परमीकरण कहते हैं। जो हम लोगों का यहाँ पे चिन्ह होता है उसको बदलकर अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो अंश और हर में गुणा करने के बाद ऊपर तो ऐसे ही गुणा हो गई और नीचे हम लोगों का वर्गांतर का फार्मूला लग गया a² - b² का। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 4√6 का स्क्वायर 96 होता है, तो 1/a² की वैल्यू 11 - 4√6/25 आ गई। तो अब हम लोगों को a² की वैल्यू पता चल गई, 1/a² की पता चल गई। a² की कितनी थी 11 + 4√6, और 1/a² की कितनी आई अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की, 11 - 4√6/25। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो a² + 1/a² निकालना था, यानी दोनों को जोड़ देंगे। 11 + 4√6 प्लस 11 - 4√6/25, एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर 25 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 और 11 की मल्टीप्लाई होगी तो 275, प्लस 4√6 से 25 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 100√6 हो जाएगा, प्लस 11 - 4√6/25, तो 275 और 11 जोड़ दिए जाएंगे तो 286, और ये 100√6 प्लस में है, 4√6 माइनस में है, तो ये घट जाएगा, 96√6 बचेगा बटे 25। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे a की वैल्यू दी थी, a² की वैल्यू निकाल ली, a² की निकलने के बाद 1/a² की निकाल ली, कैसे परमीकरण करने पर। फिर एक ये हम लोगों को यहाँ पर दिया था 1 + a⁴ अपॉन a², इसको हम लोगों ने तोड़ दिया तो हम लोगों को ये आया a² + 1/a²। इसकी वैल्यू निकालनी थी, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोगों का आंसर आ गया 286 - 96√6/25। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखेंगे कि इसमें एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दी है। घनाभ कैसा होता है, इस तरीके से घनाभ होता है, ऐसे इस तरीके से हम लोग घनाभ बना के देख लेते हैं।
घन की जो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घनाभ की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं कोई भी, तो ये हम लोगों का घनाभ बन गया, जिसमें लंबाई हम लोगों को दी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई हम लोगों को दी है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोगों को दी है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोगों से कह रहा है कि इसे दो बराबर घन के काटा गया, इसे जो है दो बराबर घनों में काटा गया। तो बराबर में काटा जाएगा तो कैसे काटा जाएगा, इस तरीके से काटा जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब बराबर घनों में काटा गया तो ये जो लंबाई है ये हमारी आधी हो गई, ये 20 बची और ये इधर 20 बची, और जबकि चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये 20 थी, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, ये 20 थी, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे सिर्फ जो लंबाई थी वो आधी हो गई और चौड़ाई और ऊंचाई हमारी उतनी ही बची। यानी जो हम लोगों का नया जो घन बनेगा तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 20 ही रहेंगी। एल, बी और एच जो है वो 20 सेंटीमीटर रहेगा। अब कह रहा है कि इन दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। चूंकि यहाँ पर दो बन रहे हैं, क्योंकि दो बराबर में बांटा गया है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की जो हमने लंबाई चौड़ाई मान ली, वो लंबाई हमने मान ली l और चौड़ाई हम लोगों ने मान ली b। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तो 6a² मतलब भुजा स्क्वायर, मतलब अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही है, यानी 20 हो गया, 20 का स्क्वायर, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बराबर किसके हैं, आयत के क्षेत्रफल के बराबर LB। तो ये हो गया 6 × 400 × 2 बराबर LB। तो LB हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया 4800। तो 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का जी ये आ गया LB। यानी आयत का क्षेत्रफल पता चल गया, लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है आयत की लंबाई क्या हो सकती है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 160 है, यानी L + B हम लोगों को 160 दिया है, 160 सेंटीमीटर, तो हम लोगों से L का मान पूछा गया है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर L + B पता है तो L - B अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं LB हम लोगों का आ गया 4800, यहाँ पे लिख लेते हैं LB जो है 4800 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। L + B जो है वो 80 है, सॉरी L + B जो है हम लोगों का 160 दिया गया है। तो L - B कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है √L + B का होल स्क्वायर -4LB। इसको आप लोग याद कर लें, A - B बराबर √A + B का होल स्क्वायर -4AB। तो L + B कितना है 160, तो 160 का स्क्वायर -4LB कितना है 4800, तो ये 4800 हो गया अंडर रूट में। तो 160 का स्क्वायर कितना हो गया 256 00 माइनस 48 और 4 की मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ गया 19200। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये 6400 आ गया, और इसको वर्गमूल से बाहर हो जाएगा तो ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो L - B की वैल्यू 80 सेंटीमीटर आ गई। L + B 160 दिया था, तो L + B हम लोगों को दिया था 160, L - B है आ गई 80। तो इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे तो 2L बराबर आ जाएगा 240, तो L बराबर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक घनाभ को बनाया। घनाभ में हम लोगों ने देखा जब उसको बराबर बराबर बांट रहे हैं तो ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो बराबर रहेगी और लंबाई आधी हो जाएगी। तो घन की भुजा हम लोगों को पता चल गई 20 सेंटीमीटर। जब घन की भुजा हम लोगों को 20 सेंटीमीटर पता चल गई तो हम लोगों ने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, जिसका फार्मूला 6a² होता है। तो 6a² है, 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हम लोगों का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल आया वो 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग क्वेश्चन में दिया था, तो L - B बराबर √L + B का होल स्क्वायर -4LB होता है फार्मूला। इसका यूज करके हम लोगों ने L - B निकाल लिया। अब L + B 160 पता है, L - B 80 पता है, दोनों को ऐड कर दिया तो 2L बराबर 240 हो गया, L बराबर 120 हो गया। तो 120 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर हो गया। जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें हम लोगों को कुछ वैल्यूज दी गई हैं। P1 जो है क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है। तो हम लोगों को एक इक्वेशन दी है, इसका जो है मान निकालना है। तो P1 क्या है, C1 C2 C3 तथा C6 द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या। तो चाहे आप C1 का अलग निकालें, C2 अलग निकालें, C3 अलग निकालें, C6 अलग निकालें, फिर उसका औसत निकालें, या फिर आप C1 जैसे C1 की वैल्यू 15 है, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था, यहाँ 5 है,
C3 10 है और C6 यहाँ पर 30 है। इनको ऐड कर दें 60%, इनका औसत 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दें यानी 15%। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट पहले परसेंटेज का औसत निकाल लिया। टोटल फ़ोनों की संख्या हम लोगों को 8000 दी थी, 8000 का 15% निकाल लिया, तो ये हम लोगों का 1200 आ गया। 1200 जो है हम लोगों का P1 का मान आ गया। ऐसे P2 निकाल लेंगे। P2 क्या दिया गया है, C4 तथा C5 द्वारा बेचे गए कुल, C4 द्वारा 15, C5 द्वारा 25, तो ये 40 हो गया, 40%। तो 8000 का 40% निकाल लेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये 320 आ गया। तो P2 की भी वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को पता चल गई 3200। तो P2 की वैल्यू पता चलने के बाद अब P3 निकालेंगे, C6 तथा C3 द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या में अंतर। तो P3 यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो C6 कितना है 30 और C3 कितना है 10, तो 30 माइनस 10 यानी 20%। तो 8000 का 20% निकाल लेंगे, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 1600। तो अब हम लोगों को पता चल गया P1 की वैल्यू जो है वो हमारी 1200 है, P2 की वैल्यू 3200 है, P3 की 1600 है। कैसे निकाला, हम लोगों ने सबको ऐड कर दिया, C1 C2 C3 C6, उनका औसत निकाल लिया, 15% आया, और डायरेक्ट हम लोगों ने 8000 का 15% निकाल लिया। ऐसे P2 में चाहे आप C4 का अलग निकालें, C5 का अलग निकालें, दोनों को जोड़ें, या फिर आप सीधे परसेंटेज को जोड़ के 8000 का उतना परसेंट निकाल दें। ऐसे हम लोगों ने P3 निकाल लिया। जब हम लोगों को P1 P2 P3 पता चल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं। P1 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे P1 कितना आया था हम लोगों का 1200 आया था। P2 कितना आया था 3200 आया था, और P3 कितना आया था हम लोगों का 1600 आया था। तो अब हम लोग P2 माइनस P1 प्लस P3 निकालना है। तो P1 हम लोग लिखेंगे 1200 प्लस P3 1600, और P2 हम लोगों का है 3200। 3200 माइनस 1200 प्लस 1600, इसको जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2800। 3200 माइनस 2800, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 400। तो सिंपली जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन था। हम लोगों ने सबको ऐड करके औसत निकाल के P1 P2 P3 की वैल्यू निकाल ली, जो इक्वेशन दी थी हम लोगों ने उसको पुट कर दिया, और आंसर हम लोगों का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ B1 तथा B2 का अनुपात 5:7 है। तो B1 यहाँ पे लिख लेते हैं, B1 और B2 का जो अनुपात है वो 5:7 है। 12 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाला जाता है, अब B2 में डाल दिया जाता है। तो B1 और B2 का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो शुरू में कंटेनर में कितने लीटर B1 था, तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं ये 5 था, तो ये हम लोगों ने मान ली इसकी जो संख्या थी वो 5x थी, और ये 7x था। तो अब ये 5x और 7x है। अब कह रहा है कि 12 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाल कर B2 में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं B1 बटे B2, ये 5x है और ये 7x है। अब क्या है, ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जितना अनुपात है उसी अनुपात में कोई चीज़ निकालेंगे तो हमारा उसी अनुपात में निकलेगी। जैसे यहाँ पे अनुपात 5 था, तो 5x में कोई चीज़ निकालेंगे तो वो 5 के ही अनुपात में निकलेगी। 7x में निकालेंगे तो 7 के ही अनुपात में निकलेगी। तो ये 7 और 5 12 हुआ, तो 12 हम लोगों ने निकाल लिया, और 12 किस में डाल दिया, B में डाल दिया, B2 में। तो 12 B2 में डाल दिया, तो हम लोगों का अनुपात कितना हो गया, 2/3 हो गया। यहाँ पे सिर्फ यही समझने वाली बात थी कि जितने अनुपात में हम लोगों का मिश्रण होता है, कोई चीज़ निकालते हैं तो उसी अनुपात में निकलती है। जैसे B1 में 5 का था तो 5 के अनुपात में ही बाहर आएगी, B2 में 7 के अनुपात में थी तो 7 के अनुपात में बाहर आएगी। टोटल हम लोगों ने 12 निकाला, माइनस कर दिया, माइनस माइनस, तो 12 हम लोगों ने B2 में डाल दिया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था। तो फिर जो अनुपात है वो 2/3 हो जाता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस 5 बटे 7x प्लस 5 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 15 बराबर 14x प्लस 10। x वाले पद एक तरफ, 15x माइनस 14x बराबर 15 प्लस 10, x बराबर 25 लीटर। तो ये x की वैल्यू हम लोगों को 25 पता चल गई। अब कह रहा है कि शुरू में कंटेनर में कितने लीटर B1 था। तो B1 की वैल्यू कितनी थी, 5x, तो B1 की वैल्यू 5x थी, और x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 125 लीटर। कैसे हम लोगों ने किया कि 5x और 7x मान ली, तो इसमें से हम लोगों ने निकाला तो 5 के अनुपात में निकला, इसमें से निकाला 7 के अनुपात में निकला। अब 12 जो है B2 में डाल दिया तो अनुपात 2/3 हो जाता है।
तो इसी अनुपात से हम लोगों ने x को फाइंड आउट कर लिया। जब हम लोगों को x पता चल गया तो b1 हम लोगों ने मान रखा था 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 125 लीटर b1 आ गया। b2 पता करना होता तो 7 से मल्टीप्लाई करते तो b2 की वैल्यू पता चल जाती। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 13% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4,350 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपए है या 100 यूनिट है। हम लोग यहाँ पे x भी मान सकते हैं, x से कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है इसलिए हम लोगों ने 100 यूनिट मान लिया। अब कह रहा है इस पर 13% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो 100 में से 13 गया 87/100, तो विक्रय मूल्य हम लोगों का आ गया 87 यूनिट। विक्रय मूल्य भाई 13% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 87 यूनिट। अब ये 87 यूनिट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कितने 4,350 के बराबर, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 4,350/87। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 नंबे 27, और इसको जब काटेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 3 एकम 3 बजाय 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 1450। फिर काटेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 50। तो एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगी 50 रुपए है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, हम लोगों ने माना था 100 यूनिट, यानी 100 × 50 यानी कि 5,000 रुपए। 5,000 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कैसे कि हम लोगों ने मान लिया अंकित मूल्य 100 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य 13% की छूट दी जा रही है, तो 100 × 87/100 यानी 87 यूनिट हो गया। अब 87 यूनिट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है 4,350 रुपए है, तो इसको सॉल्व किया तो एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए आ गई। तो एक अगर 50 के बराबर है तो अंकित मूल्य हम लोगों ने 100 माना था, तो 100 5,000 के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें इकाई का अंक पूछा गया। इस टाइप के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो जब भी हम लोगों को इकाई का अंक निकालना होता है तो जो भी हम लोगों की घात होती है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले 92 घात है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 2, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर देखा शेषफल 0 बचा, तो जब भी शेषफल 0 बचता है तो हम लोग घात जो है वो 4 मान लेते हैं। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो घात 4 मान लेंगे। ऐसे ही 4 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो एक शेष बचा यहाँ पर। ऐसे ही 4 से हम लोग 51 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 चौकू 48, तो 3 शेष बचा। तो यहाँ 0 बच रहा था इसलिए घात 4 हो गई, यानी 22 की घात 4 गुणे 45 की घात 1 गुणे 98 की घात 3। जितना भी शेष है वो हम लोगों की घात बदल जाती है। तो यहाँ पे लास्ट हम लोग देखेंगे 2 की घात 4 यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 5 की घात 45 की घात 1 यानी 5 की घात 1 यानी 5। फिर 98 की घात 3 यानी 8 देखेंगे, 8 × 8 = 64 × 512 यानी 512 लिख देंगे। अब यूनिट डिजिट यानी 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 गुणे 60। अब 16 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी 0 होगी। कभी भी हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हम लोगों की शेषफल 0 आता है तो घात 4 में बदल जाती है, बाकी अगर शेषफल कुछ भी आता है तो उतनी ही हम लोगों को जो है पावर में लगा देते हैं। तो 22 की घात 4 यानी 2 की घात 4 हो गया, 45 की घात 1 यानी 5 की घात 1 हो गई, 98 की घात 3 यानी 8 की घात 3 हो गई। अब 16, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 होती है। अब 10 की हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हम लोगों का 0 ही आना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी विपरीत दिशा में थी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ही दिशा में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 है, एक की चाल, इसको मान लेते हैं हम लोग ए और इसको मान लेते हैं बी। इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे समय हम लोगों को 33 सेकंड में दिया है, जैसे लास्ट हम लोगों ने पेपर में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बदलेंगे सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, ये 6 × 48 यानी 8 × 40/3 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है एक ही समान दिशा में चल रही है। तो हमने बताया था कि अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल जो है वो जुड़ जाएंगी, अगर समान दिशा में चलेंगी तो चाल घट जाएंगी। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को
पार करने में लगा समय 33 सेकंड है, तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो जो तेज चल रही है रेलगाड़ी उसकी हमने लंबाई मान ली x मीटर है, क्योंकि हम लोगों का सब कुछ मीटर में, इसलिए हम लोगों ने x मीटर मान ली। तो हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों का वो दूरी होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम लोग कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ से हम लोगों ने A1 जो निकाला था, सॉरी A जो निकाली थी वो 10 मीटर पर सेकंड आई थी, मीटर पर सेकंड में चेंज करने पर। B जो है वो 40/3 मीटर पर सेकंड आई थी, और जो हम लोगों ने रेलगाड़ी की लंबाई तेज चलने वाली है उसकी x मीटर मान ली है। तो समय हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में 33 सेकंड, दूरी x है जो हम लोगों ने मानी है, जो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई है, और चूंकि एक ही दिशा में चल रही है इसलिए तेज में से धीमे वाली की चाल जो है वो घट जाएगी। 40/3 में से 10 माइनस कर देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 33 बराबर x बटे 40 माइनस 30/3। अब ये बटे का बटा है तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 बराबर 3x बटे 10, तो 3 से ये कट जाएगा, 11 हो जाएगा, तो x बराबर 110 मीटर, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया था 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। और उसके बाद हम लोगों को ने मान ली कि तेज जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी जो लंबाई है x मीटर है, समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दिया, समय 33 सेकंड दिया था, दूरी x मान ली थी, चाल चूंकि एक ही दिशा में चल रही है इसलिए दोनों चाल आपस में घट गई, सॉल्व कर लिया, x बराबर 110 मीटर हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, एक स्कूटर P से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। स्कूटर की औसत गति, चूंकि समान चल रहा है, एक P से Q जा रहा है और फिर दूसरा Q से P आ रहा है, इसलिए समान चल रहा है, तो एक फार्मूला होता है 2x1 x2 अपान x1 प्लस x2, 2x1 x2 अपान x1 प्लस x2, जहाँ x1 x2 क्या है, चाल है, तो 2 गुणे 30 गुणे 40 बटे 40 प्लस 30, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का ऊपर हो जाएगा 4 × 12 दूनी 24, 240 बटे 40 30 70, ये कैंसिल हो गया, तो 24/7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम लोगों की औसत चाल आ गई। जब बराबर दूरी तय करती है तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2x1 x2 अपान x1 प्लस x2। x1 x2 क्या है, चाल है, इसको हम लोगों ने पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, 24/7 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए एक हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, A B C तथा E में लड़कियों की संख्या का औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए क्या बताया था, जो भी टोटल है उसको हम लोग निकाल के जितनी भी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो A में कितने हैं, 300 हैं। ऐसे B में कितने हैं, तो B में हम लोग देख रहे हैं 500 हैं, तो 500 ऐड कर देंगे। फिर C में कितने हैं, C में 600 हैं। फिर E में कितने हैं, तो E में 200 हैं। इन सबको ऐड करेंगे और टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 8 6 14 2 16, 1600/4, तो डिवाइड करेंगे तो 400, यानी 400 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या, तो यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया था ग्राफ में वो हम लोगों ने रख के और पदों की संख्या से डिवाइड कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन इतना है तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हम लोगों को यहाँ पर दी है 90, चौड़ाई दी है 60, ऊंचाई दी नहीं है तो h ही मान लेते हैं, और आयतन कितना है दिया है 64,800, क्वेश्चन में ही दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 64,800 बटे 90 गुणे 60, तो 0 0 2 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये 9 से 9 7 63 बचा, 1 9 दूनी 18, 6 से काटेंगे तो 12, तो h बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल घनाभ के आयतन का फार्मूला लगाना था, LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई पता नहीं थी, h मान ली, सॉल्व कर लिया, h बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3 5 और 7, उनके वर्गों का योग 1328 है। तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो संख्या हमने मान ली 3x है
5x है और 7x है। कह रहा उनके वर्गों का योग, तो वर्ग का योग क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 7 का 49x स्क्वायर किसके बराबर है 1328 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया था। इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐड करते हैं तो 25 9 34 और 34x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर बराबर 1328। तो ये हो जाएगा 9 4 13 4 3 7 1 8 83 एक्स स्क्वायर बराबर 1328। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1328 बटे 83। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यह आपका आ जाएगा 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा, तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट निकाल लेंगे जो 4 हो जाएगा। तो जब हम लोगों को एक्स की वैल्यू पता चल गई तो कह रहा 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन थी 7x। तो सबसे बड़ी संख्या का मान 7x, तो 7 गुणे 4 28, जो सबसे बड़ी संख्या है वो 28 हो जाएगी। कैसे किया, 3 संख्या मान ली 3x 5x 7x। अब उनके वर्गों का योग 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, इन तीनों का टोटल 1328 है। सॉल्व किया तो x स्क्वायर बराबर 16 है, यानी x बराबर 4। सबसे बड़ी संख्या पूछ रही थी 7x, तो 7 और x की वैल्यू 4, 7 को 28। तो 28 हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विनय एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है। तो 1500 रुपये में उसने खरीदा और वह यातायात पर 500 रुपये खर्च करता है, यानी उसी वस्तु पर उसने 500 रुपये और खर्च किए, यानी टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए 2000 रुपये खर्च किए। तो क्रय मूल्य हम लोगों का जो लास्ट में निकल के आया वो 2000 रुपये निकल के आया। और इस वस्तु को बेचने पर 500 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ जो है हम लोगों का यहाँ पे आया है 500 क्वेश्चन में दिया है, क्रय मूल्य हम लोगों का आया 2000 गुणे 100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 25% हम लोगों का आंसर हो गया। तो 25% लाभ कितना आएगा हम लोगों का 25%। कैसे निकाला, 1500 रुपये में खरीदा, 500 रुपये उस पर और खर्च किए, यानी 1500 प्लस 500 2000 रुपये टोटल खर्च किए। तो क्रय मूल्य हम लोगों का हो गया 2000 रुपये, लाभ हम लोगों का हो गया 500 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालना था तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 500 बटे 2000 गुणे 100, यानी 25% हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। लास्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हम लोगों से कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 34% से बढ़ाया जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पे x मानेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अब कह रहा है 34% से बढ़ा दिया जाता है मूल्य, यानी 100 गुणे 134 बटे 100, जो नया मूल्य हो गया वो 134 रुपये हो गया। तो तथा कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। जब ये हम लोगों का अंतर आता है तो वास्तविक जो कीमत में अंतर आता है वो 51 रुपये आता है। यानी कि पहले 100 था तो अब 134 हुआ। तो इन दोनों के डिफरेंस से जो हम लोगों का अंतर आया वो 51 रुपये आया। इन दोनों में कितना अंतर है 34 यूनिट मान लेते हैं, 34 यूनिट बराबर 51 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 51 बटे 34, तो 17 से काटा 17 दूनी 34, 17 3 क्या 51, 3 बटे 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 बटे 2 रुपये। तो कह रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या होगा। तो नया मूल्य कितना था 134, हम लोगों ने जो माना था उसके हिसाब से 3 बटे 2 गुणे 134। इसको जब हम लोगों ने काटा तो ये 67 हो गया। 3 और 67 की मल्टीप्लाई 201 रुपये हम लोगों का आंसर हो गया। डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। कैसे कि हम लोगों ने मान लिया 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो था 100 रुपये था, तो 100 रुपये से फिर जो कीमत है 34% बढ़ जाती है, तो नया जो मूल्य आया 134 रुपये आ गया। अब कह रहा है कि जब ये अंतर आता है तो 51 रुपये कीमत में अंतर पड़ जाता है, यानी 51 रुपये कीमत बढ़ जाती है। तो 100 से जब 134 हुई, यानी 34 रुपये का जब अंतर पड़ा तो 51 रुपये का अंतर हो गया। वास्तविक जो अंतर है वो 51 रुपये हो गया। तो हम लोगों के मानने के हिसाब से 34 का अंतर आया और वास्तविक जो अंतर 51, दोनों इक्वल कर दिए। तो 1 यूनिट का जो हम लोगों का आ गया 3 बटे 2 रुपये आ गया। तो जब हम लोगों को पता चल गया 1 यूनिट 3 बटे 2 रुपये के बराबर है, तो बढ़ने के बाद कितनी थी 134 हम लोगों ने जो माना था, तो 134 गुणे 3 बटे 2, तो 201 हम लोगों का आंसर हो गया। चाहे आप इसे x मान के लगाएंगे तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, पॉइंट में या भिन्न में आएगा, फिर उसको सॉल्व करने में काफ़ी लंबी आपकी कैलकुलेशन होगी। तो इससे अच्छा है कि 100 मान के आप इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी ईजिली आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 7 मार्च 2022 की जो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम
मैथ के क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 7 मार्च 2022 का DOE का होगा, उसके थर्ड शिफ्ट की मैथ की डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।